नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड परिवहन निगम की BS6 मॉडल की 130 नई बसों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पर्वतीय जिलों से दिल्ली की यात्रा अब होगी सुगम। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने मनोज रावत को घोषित किया अपना प्रत्याशी। कहा, आपदा, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। और पर्यटकों के लिए खुला रानीखेत का विश्व प्रसिद्ध गोल्फ मैदान। व्यापारियों के चेहरे चमके, रोजगार बढ़ने की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड परिवहन निगम को BS6 मॉडल की 130 नई बसें मिली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आज बसों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये बसें लोगों के परिवहन को सुगम बनाने की कड़ी में महत्वपूर्ण साबित होंगी। ये बसें प्रदेश की आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों को भी गति प्रदान करेंगी। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों में परिवहन के लिए बसों की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन को गतिमान बनाने का काम परिवहन निगम पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सुदूर गांवों को भी सड़क और परिवहन तंत्र से जोड़ने के लिए संकल्पबद्ध है और ये अत्याधुनिक बसें इसी संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी। हमारी प्रतिबद्धता है कि समाज के हर व्यक्ति को, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाएं मिलें, विकास पहुँचे उन तक। आज उसी कड़ी में जो 130 बसें हैं, उत्तराखंड के जनमानस को और उत्तराखंड के अंदर आने वाले प्रदेश के सभी लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों, आवागमन के लिए अच्छा साधन मिले। ये बसें निरंतर रूप से उस दिशा में बहुत बड़ा हमारे लिए बेहतर साबित होंगी आने वाले समय में। धन्यवाद। इससे हमारी आर्थिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी और उनका सफ़र भी आसान होगा। परिवहन विभाग के अपर सचिव नरेंद्र जोशी ने इस मौके पर कहा कि पहाड़ी स्टेशनों को दिल्ली से जोड़ने और उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए भी इन बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन बसों के आने के बाद लगभग निगम के पास 1600 बसें हो जाएंगी। ये बसें नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस बसें हैं। BS6 मानकों वाली बसें हैं, तो ये पॉल्यूशन भी बहुत कम करती हैं। और इन बसों का जो मुख्यतः प्रयोग है वो पहाड़ी जिलों और पहाड़ी स्टेशनों को दिल्ली से जोड़ने के लिए होगा, क्योंकि जो पहाड़ के लोग हैं वो बड़ी संख्या में दिल्ली जाते हैं, तो उनकी जो यात्रा को, लंबी यात्रा को सुखदायक और सरल बनाने की दृष्टिगत इन बसों का प्रयोग किया जाएगा। ये बसें केवल मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पहाड़ के लगभग अधिकतर जिलों में यहाँ इनसे सेवा दी जाएगी। जैसे हमने पिथौरागढ़ के लिए 28 बसें दी हैं, तो ऐसे जो सुदूर जिले हैं उनमें ये सब बसों के द्वारा सेवा दी जाएगी। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने मनोज रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। केदारनाथ से विधायक रह चुके मनोज रावत वर्ष 2022 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पूरी कांग्रेस मजबूती से मनोज रावत को चुनाव लड़ाएगी और भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में आपदा समेत राज्य में बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। केदारनाथ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, केदारनाथ का जो आपदा का मसला है, केदारनाथ में जो भीषण आपदा आई उसके बाद जो सरकार की उदासीनता रही, जो लोगों ने वहाँ भुगता है, वो तो मुद्दा है ही। उसके अलावा राज्य में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे प्रदेश के अंदर जब से राज्य बना तब से लेकर अब तक इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई राज्य में जो आज बेरोजगारी है। प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के जो मामले हैं वो जितने बड़े हैं, इतने कभी भी आज़ादी के बाद से लेके अब तक उत्तराखंड में तो तमाम जनपद हमारे अपराध शून्य थे। पहाड़ के जनपद, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे चमोली हो, चाहे बागेश्वर हो, चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, आज जिस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर अपराध हो रहा है, जिस प्रकार से विशेष तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, बहुत बड़ा अपराध का मुद्दा है। वहीं अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। और इस मुद्दे पर बात करेंगे हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल से। अवधेश, बताएं क्या कुछ है आपके पास ताज़ा अपडेट?
देखिए बिल्कुल कंचन, जो है जिसकी उम्मीद थी कि कांग्रेस पहले प्रत्याशी घोषित कर देगी, कांग्रेस ने वही बीजेपी को चौंकाते हुए पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया है और मनोज रावत पर दांव खेला है। मनोज रावत पहले भी कांग्रेस के जो है केदारनाथ से विधायक रह चुके हैं और पिछले 2022 का विधानसभा चुनाव था उसमें तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन जो तमाम समीकरण कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक भेजे, उनकी रिपोर्टों को देखा और तमाम पर्यवेक्षक रिपोर्ट के आधार पर आखिरकार दिल्ली हाईकमान ने जो है कांग्रेस से मनोज रावत के नाम पर मोहर लगा दी है। 28 जो अक्टूबर है, मनोज रावत 28 अक्टूबर को नामांकन करेंगे और उस दिन कांग्रेस के जो सभी बड़े नेता हैं वहां पर मौजूद रहेंगे। वही बात करें भाजपा की, तो कांग्रेस ने जब अपने पत्ते खोल दिए हैं तो भाजपा को सोचने का मौका मिल गया है। हालांकि भाजपा का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में 6 नाम, जो 6 दावेदार थे, 6 दावेदारों के नामों पर दिल्ली हाईकमान को नाम भेज दिए हैं। जो हमारे बीजेपी के सूत्र हैं, बीजेपी के सूत्रों के अनुसार जो नाम है उनमें सबसे पहला नाम है ऐश्वर्या रावत का। ऐश्वर्या रावत पूर्व विधायक शैलारानी रावत की बेटी हैं और जो लगातार मजबूती से अपनी दावेदारी कर रही हैं। ये अवधेश, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश, दूरदर्शन स्टूडियो से जुड़ने के लिए। अपने खबरों में आगे बढ़ते हैं। रानीखेत स्थित विश्व प्रसिद्ध गोल्फ ग्राउंड को छावनी परिषद, प्रशासन और सेना की सहमति से पर्यटकों और आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अभी ये सप्ताह में 6 दिन प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक खोला गया है, जो कि मंगलवार को बंद रहेगा। यहाँ वर्ष भर देश और विदेशों से रानीखेत गोल्फ ग्राउंड में भारी संख्या में पर्यटक रानीखेत घूमने आते हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने कहा कि रानीखेत का मुख्य आकर्षण गोल्फ ग्राउंड है। कुछ कारणों से आम जनता और पर्यटकों के लिए इसे बंद कर दिया था, अब पुनः खोल दिया गया है। पहले बीच में, आज से कुछ समय पहले की बात है, जब बीच में थोड़ी मिसकन्फ्यूजन और थोड़ी इसकी वजह से बंद हो गई थी, बट किंतु अभी तो ये चालू है, सुचारू रूप से चालू है। 11 बजे से दिन में 2 बजे तक चलता है सप्ताह में। एक दिन साप्ताहिक बंद होता है, शायद मंगलवार के दिन केवल। बाकी दिन ये टूरिस्ट के लिए ओपन है। यहाँ का रानीखेत का मेन अट्रैक्शन जो हम कह सकते हैं वो गोल्फ ग्राउंड है। इसी से रानीखेत की काफ़ी पहचान है। तो अभी टूरिस्ट लोग जो हैं काफ़ी उसमें घूम रहे हैं और काफ़ी वो खुश भी नज़र आ रहे हैं उसमें जो अलाउ किया गया है आर्मी और प्रशासन और छावनी परिषद तीनों के जॉइंट प्रयासों से। तो अभी इस तरह से हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये इसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहे। व्यापार मंडल रानीखेत के महासचिव संदीप गोयल ने कहा कि गोल्फ ग्राउंड के खुलने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है, इससे यहाँ के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। गोल पोस्ट खोलने से ऐसा होता है कि कारोबार भी बढ़ता है, टूरिस्ट बढ़ा है तो नेचुरल है कि ये कारोबार भी बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि गोल्फ पोस्ट खोल दिया। आज जो मैं देख रहा हूँ कि आज टूरिस्ट भी बहुत आया हुआ है यहाँ और ये लोकप्रिय है, रानीखेत की एक शान है और इसमें अब ये लगातार अगर खुला रहेगा तो कारोबार भी बढ़ेगा और बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र के नागपुर से आई पर्यटक नेहा पंडित ने बताया कि वे रानीखेत घूमने आई हैं। उन्होंने कहा कि गोल्फ ग्राउंड बहुत ही आकर्षक है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। देवभूमि में आके कई संतों ने इस भूमि को पावन कर दिया है और ये मैं जानती हूँ कि एशिया का फेमस गोल्फ मैदान है जो नेचुरली क्रिएटेड लॉन यहाँ है और सब लोगों को मैं निवेदन करूंगी कि जरूर यहाँ आइए और यहाँ आनंद उठाइए, मेडिटेशन करिए, फॉरेस्ट के साथ रह के जो हीलिंग और एक अपने आप में एक अच्छा अनुभव होता है उसका जरूर फील करिए। सीमांत जनपद चमोली में दीपावली के पर्व पर नकली खाद्य पदार्थ, मावा और मिलावटी मिठाइयों के अवैध कारोबार के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन लगातार छापेमारी अभियान चला रहा है। खाद्य विभाग ने 2 दिनों में 7 सैंपल लेकर राजकीय खाद्य प्रयोगशाला को भेज दिए हैं। खाद्य सुरक्षा टीम नगर और कस्बों के बाजारों में छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य सामग्री के रोकथाम के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देखिए, दिवाली का त्यौहार आने वाला है और इस वक्त प्रशासन की जो तैयारियां हैं उसमें एक तो मिठाई की दुकानों में जांच की जा रही है खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा। उसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा लगातार सत्यापन चलाया जा रहा है जिसमें बाहरी व्यक्तियों को जो अनाधिकृत रूप से व्यापार कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उनका चालान किया जा रहा है। और जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, एसडीएम्स हैं, वो क्षेत्र में जितनी भी अवैध दुकानें फायर क्रैकर्स की होंगी उनका औचक निरीक्षण करते हुए उन पर चालानी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी ने बताया कि छापेमारी के दौरान अब तक 7 नमूने जांच टीम द्वारा लिए गए हैं। ये सैंपलिंग कार्रवाई तो लगातार चल रही है
और हमने पूरे जनपद में देवाल से लेके कराली, नारायणनगर, कर्णप्रयाग, गोचर, आज गोपेश्वर में निरीक्षण कर रहे हैं। रोजाना दुकानों का निरीक्षण हो रहा है और अभी तक संदेह के आधार पर 7 सैंपल लिए गए हैं। देहरादून के बाजारों में दीपावली और धनतेरस की रौनक देखने को मिल रही है। देहरादून के पलटन बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। खरीदारों की भीड़ बढ़ने से दुकानदारों में खुशी है। अधिकांश व्यापारियों का कहना है कि आने वाले समय में व्यापार और बढ़ने की उम्मीद है। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने त्योहार को देखते हुए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि प्रदेश के सभी प्रमुख बाजारों में आगामी त्योहारों के मद्देनजर विशेष तैयारी की गई है। पलटन बाजार में किस तरीके की घटना पूर्व में हुई है? जितने भी पूरे राज्य के जितने भी हमारे मेन मार्केट्स है जहाँ पे दिवाली की खरीदारी होती है, खासकर जो है वो रुद्रपुर का पलटन बाजार है, हल्द्वानी का बड़ा मार्केट है, हरिद्वार का है, इन तमाम जो है मार्केट्स में जो है पूरी तरह से जो है पैदल में ही वो होगा सारा यातायात, जो है सारी खरीदारी जो है पूरा 0 जोन बना दिया जाएगा। तो इसमें जो है पूरे हमारे जो पुलिस फोर्स है, कुछ सादे में भी होगी, कुछ महिलाओं की भी उसमें ड्यूटी होगी। इसके अलावा जो हमने फायर ब्रिगेड को भी जो है वो अलर्ट कर रखा है ऐसी तमाम जगहों पर जहाँ पे आग की संभावना रहती। फटाकों की दुकान के लिए निर्देश जारी किए है कि वो जो है ग्राउंड में लगाएंगे और ऐसे अवैध जो शॉप्स है उन पे लगातार जो है रेड्स जारी है। वहीं देहरादून के अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने बताया कि विभाग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि आगजनी की किसी भी घटना की सूचना 112, 101 और 0135 2716242 पर दी जा सकती है। 7 स्थानों पर दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए हमने फायर टेंडर लगाए हैं, हमारे द्वारा लगाए गए हैं। उनसे जो है किसी प्रकार की जो आकस्मिक अग्नि दुर्घटना होगी समय रहते हुए उस पर जो है कंट्रोल किया जाएगा। और उसी के साथ दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि दीपावली पर्व जो है आतिशबाजी का त्यौहार है, लाइटिंग का त्यौहार है, उसमें अग्निशमन घटनाएं जो हैं स्वाभाविक है होना। तो इसीलिए उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग अपने लोगों को अवकाश पे कोई के लिए भी प्रतिबंध लगा देते हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।